A very good evening everyone. I hope you are fit and fine doing well in your studies. इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के वो एमसीक्यूज जो शायद अभी तक आप नहीं जानते थे। वंडर ऑफ शेक्सपियर में आपने देखा ही होगा जिसमें 9 वीडियोस हमने कवर की है। तो ये हमारा सिलेक्शन बैच है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। ये बैच स्पेशली अवेलेबल है हमारी इंग्लिश स्कूल की ऐप पर। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दिस इज गोइंग टू बी द अनदर सेशन वेयर वी विल डिस्कस सम क्रूशियल एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा स्पीड अप रखेंगे, कम क्वेश्चंस कवर होते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ ट्रेजेडी मस्ट अकम्प्लिश, कि ट्रेजेडी को क्या अकम्प्लिश करना चाहिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस में है हमर्सिया, पेरिपीथिया, एनागोनोराइसिस या कैथारसिस। If you have studied the definitions of Aristotle in his poetics about tragedy, tragedy is an imitation of an action that is serious and having a certain magnitude and complete in itself, with the language of poetic language and with the manner of dramatic representation rather than a narrative, as well as it must create the emotions of fear and pity that will accomplish catharsis among the feelings emotions of audience। तो उसने बात की है कि इट मस्ट अकम्प्लिश कैथारसिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने लास्ट में बोला है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेडी एक ऐसे प्लॉट की कहानी है जो सीरियस है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ साथ अपने आप में पूरा है, पोएटिक लैंग्वेज में होगा, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑडियंस हीरो की सफरिंग्स को देखकर पिटी एंड फियर के इमोशंस आएंगे और अल्टीमेटली वो ट्रेजेडी उन इमोशंस को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, पर्ज कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी मस्ट अकम्प्लिश कैथारसिस इन इट्स कोर्स। क्लियर है आंसर? आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट वहां पर डायरेक्टली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एरिस्टोटेलियन टर्म हमर्सिया डज नॉट मीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे और वो कभी नोट के साथ या विदाउट नोट आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो नोट वाला पैटर्न है ये एग्जामिनर का फेवरेट है, ट्रेंड में है। तो हमर्सिया एरिस्टोटल का जड़ टर्म है, पहले तो जान लीजिए एरिस्टोटल ने इस टर्म को वो यूज किया था अपने पोएटिक्स में, ठीक है। हमर्सिया जो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ट्रेजेडी में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब नहीं है मिसिंग द मार्क्स, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, फेटल फ्लॉ या एरर ऑफ जजमेंट, क्या नहीं है। तो हमर्सिया एक ऐसी गलती होती है जो एक वर्चुअस हीरो को उसके डिजास्टर एंड की तरफ ले जाती है। एक ऐसी चूक, एक ऐसी गलती, एक ऐसा एरर ऑफ जजमेंट के कारण प्रोटोगोनिस्ट का डिजास्टरस एंड होता है, कैटास्ट्रोफे होता है उसका, ठीक है। तो मिसिंग द मार्क भी हम हमर्सिया को कह सकते हैं। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून नहीं, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून क्या होता है, पेरिपीटिया होता है, पेरिपीटिया होता है। फेटल फ्लॉ ही अनदर नेम है हमर्सिया के लिए। एरर ऑफ जजमेंट भी इसी को बोलते हैं। मिसिंग द मार्क्स या फिर कोई एरर या एरर ऑफ जजमेंट, ये सब नाम यूज किए जाते हैं, बट रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को बोला जाता है पेरिपीटिया। तो हमर्सिया डज नॉट मीन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यही यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट एग्जामर आपसे पूछना चाहेगा। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई है कि जो डीएसएसपी का एग्जाम है उसमें आउटसाइड दिल्ली ने जो फॉर्म भरे थे तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को इन बिटवीन द गेम चेंज कर दिया। जब एडवर्टीजमेंट आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्जाम होने से पहले इस तरह से सिलेबस को चेंज करना, दैट इज नॉट रिलीवेंट। और स्पेशली अभी तक का जो सिलेबस था वो एक यूनिवर्सल सिलेबस था, लेकिन अब उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ऑनर्स का प्रोग्राम्स है उसमें आने वाला मोस्ट ऑफ द सिलेबस उसमें रख दिया है। जैसे कि ग्रीक क्लासिकल ड्रामा उसमें रख दिया है, क्लासिकल लिटरेचर रख दिया है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर रख दिया है, साथ साथ यूरोपियन लिटरेचर में तो आपको ग्रीक की भी पढ़नी पड़ेगी, रोम की भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और फ्रांस की भी और इंग्लैंड की भी। तो इस तरह से सेंचुरी में डिवाइड कर दिया, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी। जो आउटसाइड दिल्ली है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर के पढ़े हुए हैं, दे आर गोइंग टू फेस सम प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम कम है और चीज़ों को अब दोबारा से रिवाइज करना होगा। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, आप इंग्लिश लिटरेचर से आप जुड़े रहिए तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, बट टाइम की एक प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से वो नई चीज़ें पढ़नी होगी, वो भी डिटेल में। तो एरिस्टोटल
का टर्म हमर्सिया डज नॉट मीन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इसका मतलब तो रिपीट यह होता है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म हुब्रीस, हुब्रीस के बारे में क्या सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, हमारी एमएच अब्राम्स की पूरी सीरीज यहाँ पर है, तो उसमें आपने जरूर इन वर्ड्स को डिटेल में पढ़ा होगा। तो बताइए हुब्रीस के बारे में क्या सही नहीं है। क्या इट इज ए टाइप ऑफ हमर्सिया, इट इज द ओवरविनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, ओवरविनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट, इसको हम प्राइड कह सकते हैं या एरोगेंस कह सकते हैं। इट इज द डिस्कवरी ऑफ समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस, किसी बहुत महत्वपूर्ण की बात का पता चलना। इट इज द डिसओबे ऑफ सम डिवाइन वार्निंग। क्या पूछा है, नोट पूछा है। नोट पूछा है, ये हमर्सिया का एक टाइप है, ये बिल्कुल सही है, जान लीजिए। हुब्रीस हमर्सिया का एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रोटोगोनिस्ट जानबूझकर ऐसे एक भगवान की वार्निंग को डिसओबे करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये पॉइंट भी इसके बारे में सही है। इज द डिस्कवरी ऑफ समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसको तो एनागनोराइसिस बोलते हैं, एनागनोराइसिस। और अपने उस घमंड के कारण वो ऐसा करता है कि भगवान की किसी देव्य बोर्डिंग को या फिर समाज के किसी मोरल लॉ को तोड़ता है, जिसके कारण उसका विनाश होता है। क्योंकि ये भी विनाश है, ये भी एक फैटल फ्लॉ ही है, लेकिन ये घमंड के कारण होती है उसके। तो ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है। तो दैट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड हुब्रीस। हुब्रीस के बारे में ये पॉइंट सही नहीं है कि ये डेफिनेशन है एनागोनोराइसिस। Got it? क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस सी करेक्ट आंसर है। अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखते रहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इस सिलेक्शन सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव डिटर्मिनर। ठीक है, एक ग्रामर का छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, और मेरे लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल पॉजेसिव डिटर्मिनर का है। जान लीजिए क्या होता है पॉजेसिव डिटर्मिनर। ऑप्शंस में एन है, आर्स है, माइन है, देयर है। टेक योर टाइम एंड आंसर इट फास्ट। पॉसिबली जो डीएसएसबी टीजीटी की आप तैयारी कर रहे थे उसमें से शायद ग्रामर पूरी तरह से हटा दी गई है, क्योंकि ग्रामर के बारे में वहाँ कोई भी व्याख्या नहीं दी गई है सिलेबस में। तो इस पर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं। आउटसाइड दिल्ली जो कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी अब होनी चाहिए, तो ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर वोट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आई प्रेजेंट अ गुड स्ट्रेटेजी कि हाउ टू प्रिपेयर इन फॉर टाइम फॉर टीजीटी डीएसएसपी एग्जाम विद द लेटेस्ट सिलेबस, न्यू सिलेबस। आपको बताना है पॉजिटिव डिटरमिनर क्या है, पॉजिटिव डिटरमिनर क्या होते हैं। देखिए डिटरमिनर वो वर्ड होते हैं जो नाउन से पहले आकर उनको डिटरमाइन करते हैं, और जब वो नाउन से पहले आएंगे डिटरमाइन करेंगे तो एक तरह से वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजिटिव नाउन होता है, प्रोनाउन सॉरी। तो जो प्रोनाउन होगा वो नाउन की रिप्लेस में आता है। ठीक है? वो नाउन की रिप्लेस में आएगा, और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो नाउन को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए पॉजिटिव डिटरमिनर पूछा है, इसका मतलब ये नाउन से पहले आएगा और ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो हमें ढूंढना है पॉजिटिव एडजेक्टिव इज इक्वल टू पॉजिटिव डिटरमिनर। एन, एन एक आर्टिकल है जो नाउन से पहले आता है, डिटरमिनर है सिंपल। आवर्स प्रोनाउन है, माइन प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। कैसे पहचान होगी कि आवर्स के बाद माइन के बाद कोई नाउन यूज नहीं हो सकता। ठीक है, दिस हाउस इज आवर्स, आवर्स हाउस नहीं होगा, आवर हो सकता है, आवर्स नहीं होगा। माइन पेन नहीं होगा, दिस पेन इज माइन हो सकता है। देयर, देयर के बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव डिटरमिनर पॉजिटिव एडजेक्टिव का ये एक एग्जांपल है। डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इतने कंसेप्ट आपके क्लियर है? क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात आप बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, if any one of the guests choose to leave before the ceremony is over, lead him to exit, leave। एक स्पोर्टिंग एरर आपको इसमें देखनी है। सेंटेंस है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर किसी पार्ट में एरर है वही आपका आंसर होगा, अगर कोई एरर नहीं है तो डी वुड बी द
आंसर, इफ एनी वन ऑफ द गेस्ट्स चूज टू लीव फॉर द सेरेमनी is over, tell him to exit quickly. So, where is the error? चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इफ एनी वन ऑफ द गेस्ट में से कोई एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी है, यहाँ पर एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी मतलब सब्जेक्ट कहीं होगा, उसकी वर्ब कहीं होगी। इफ एनी वन, ये एनी वन ही हमारा सब्जेक्ट है। इसमें से ये आगे एक फ्रेज यूज किया गया ऑफ द गेस्ट, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, एनी वन, और जो सिंगुलर है। फिर इसकी वर्ब है इफ एनी वन ऑफ द गेस्ट चूज, चूज नहीं चूजेज होगा अगर चुनता है किस चीज को, टू लीव बिफोर द सेरेमनी इज ओवर, सेरेमनी खत्म होने से पहले जाने को पसंद करता है, तो क्या करना है, लीड हिम टू एग्जिट क्विकली। एग्जिट मतलब जो एग्जिट गेट है वहां पर जल्दी से उसको ले जाना है, वो जाना चाहता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एनीवन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का यूज होगा। तो इसी पार्ट में एरर है, एरर हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इफ यू चूज द सेम देन इट इज वेरी करेक्ट। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी मिलेंगे, इसी कंसेप्ट को चेक करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एक लाइन ली गई है, इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम बाय, इस ऑथर की पोएम से लाइन ली गई है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले यहाँ एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया गया है, सोने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है। ठीक है, जीवन को खत्म होने से पहले बहुत सारे कार्य करने हैं। तो ऐसी लाइन कहाँ यूज की गई है, क्या वो जॉन कीट्स है, क्या वो पीबी शैली है, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन पोएट एमिली डिकन्सन है? व्हाट इज योर आंसर? इट सीम्स ये बिल्कुल इजी लाइन है, आप जरूर फेमिलियर होगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, पोएम का नाम आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है कौन सी पोएम है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इससे जी क्वेश्चन नहीं हो सकता कमेंट करने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द मास्क बिकेम अ वेरी पॉपुलर थिएट्रिकल फॉर्म। मास्क एक थिएट्रिकल फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, रेस्टोरेशन एज। ठीक है, तो ऐसी सीधी सी बात पूछी है कि किस किस पीरियड में मास्क थिएटर की एक पॉपुलर फॉर्म के रूप में यूज की गई है। मास्क ड्रामा का ही एक वर्जन होता है जो कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, में हैवी कॉस्ट्यूम होते हैं और जिसका सब्जेक्ट एक मैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो म्यूजिक, डांस, सब चीज इसमें मिक्सअप होती है और कोर्ट एंटरटेनमेंट के रूप में इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किस पीरियड में सबसे फेमस थे? एलिजाबेथन एज की बात हो रही है, जैकोबियन एज की बात होती है, कैरोलाइन एज, रेस्टोरेशन एज। लेकिन पॉइंट क्या है कि फिर ऑप्शंस दिए गए, आपको उसमें से चुनना है। ए ऑप्शन है एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज, बी ऑप्शन है जैकोबियन एज एंड कैरोलाइन एज, सी ऑप्शन है कैरोलाइन एज एंड रेस्टोरेशन, और डी ऑप्शन है एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज एंड रेस्टोरेशन। बस इतना जान लीजिए कि एलिजाबेथन एज में मास्क यूज नहीं किए गए और रेस्टोरेशन में भी मास्क उतने यूज नहीं किए गए जितने यूज ये जैकोबियन और कैरोलाइन एज में किए गए हैं। इन 1630 टू 1625 ये चला है और 1625 से 1649 ये चला है। तो दोनों के ही शासन में मास्क बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए गए हैं। आप मास्क ऑफ कॉमर्स देखेंगे जो 1634 में, मास्क ऑफ अर्केडस 1634 में पॉपुलर मास्क, और मास्क के लिए जाना जाता है बेन जॉनसन के कुछ प्ले तो जैकोबियन एज में ये प्रेजेंट किए गए हैं। शेक्सपियर का 1611 में जो प्ले था द टेम्पेस्ट, प्राइवेट परफॉर्मेंस दी गई थी, उसमें भी मास्क प्रेजेंट किया गया है। तो ज़्यादा जो पॉपुलर थे वो इन्हीं पेज पे सेकंड और थर्ड, तो उस हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको बी गोले को सर्कल करना है। क्लियर, मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, which of Shakespeare tragicomic romance Pericles was not included in his first folio 1623? The play was published for the first time in folio in। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फैक्ट सभी लोग जानते हैं कि शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसमें केवल उनके 36 पेज थे।
और पेरिकलस को एक्सक्लूड कर दिया गया था, को बाहर रखा गया था, इस फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था, जो हैमिंग्स और कॉन्ड्रेल ने पब्लिश किया था। शेक्सपियर के कलेक्टिव पब्लिकेशन ऑफ दिस प्ले इज नोन एज फर्स्ट फोलियो। तो उसमें पेरिकलस को एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो फिर अगर वो फर्स्ट फोलियो में अपियर नहीं हुआ तो फिर वो कब अपियर हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन 1623 है, तो ये तो एलिमिनेट सीधा सीधा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 1632 है, 1664 है, 1646 है। ये डिकोड कर लेते हैं, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया है। और यहाँ पर हिंट दिया गया है आपको, ऑलरेडी द प्ले वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फोलियो इन, इसका मतलब वो किसी न किसी फोलियो में पब्लिश हुआ है। तो फर्स्ट फोलियो यहाँ पर आया था, सेकंड फोलियो यहाँ पर आया था, थर्ड फोलियो यहाँ पर आया था, 46 में कोई फोलियो नहीं आया। तो हमारा आंसर यहाँ से यहाँ पे होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये फर्स्ट फोलियो में भी नहीं आया, सेकंड फोलियो में भी नहीं आया, थर्ड फोलियो के सेकंड वर्जन में आया। देखिए, थर्ड फोलियो के सेकंड वर्जन में आया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसके टेक्स्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, क्या है? शेक्सपियर इज थॉट टू हैव हैड कोलैबोरेटेड ऑन पेरिकलस, नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो बट इन सेकंड इश्यूज। जो सेकंड इश्यूज आया था थर्ड फोलियो का 1664, थर्ड फोलियो के दो इश्यू आए थे 64 में। ठीक है, तो उसमें ये अपियर हुआ था थर्ड फोलियो में। कब? 1664 में। सेकंड फोलियो में भी ये नहीं आया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपसे यहाँ फैक्ट के टेक्स्ट के साथ डिस्कस किया है। तो यू गोट द आंसर। पेरिकलस बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन सा प्ले एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन अब अगर कंपटीशन को देखते हुए उसने पूछ लिया कि फिर तब नहीं आया तो फिर कब आया था। शेक्सपियर से कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है इस एग्जाम में। ठीक, ये वही अटपटे क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में रियल में आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे इन्होंने, क्यों पूछे, ये तो हमने पढ़े ही नहीं। 1664 क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। द जोनर ऑफ सिटी कॉमेडी। सिटी कॉमेडी भी ड्रामा का एक जोनर है। इमर्ज्ड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग, पूछा है किसके शासन में ये सिटी कॉमेडी इमर्ज्ड हुई और साथ साथ डेवलप हुई। ऑप्शंस में एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज। जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। मैं बैटरी प्लग इन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पूछा है सिटी कॉमेडी कब इमर्ज हुई और कब डेवलप हुई। तो एलिजाबेथन एज में बिल्कुल भी नहीं हुई। एलिजाबेथन एज कब तक मानी जाती है? 1603 तक। ठीक है, जैकोबियन एज इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1603, 1625। जनरली ऐसे कॉमेडी होती है जिनकी जो सेटिंग होती है वो किसी शहर में होती है, और स्पेशली लंदन जैसे शहरों में इसको प्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है। तो देवर बिकम पॉपुलर इन जैकोबियन एज। रेस्टोरेशन बहुत बाद में आया, विक्टोरियन एज जी नहीं। ही करेक्ट आंसर है सिटी कॉमेडीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी ऑथर्स अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लिटरेरी ऑथर दिए गए हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन उस क्रम में पहले आता है, फिर कौन उसके बाद आता है, कौन फिर उसके बाद आता है। ऑप्शंस में है फिलिप सिडनी, थॉमस वर्ट, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर। और ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए हैं, टेक योर टाइम एंड आंसर इट वेरी फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या ऑप्शन ए सही होगा? 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। सेकंड को पहले रखा है, थॉमस वर्ट को पहले रखा है, फिर फिलिप सिडनी, फिर एडमंड स्पेंसर, फिर विलियम शेक्सपियर। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर 1564, 1616। एडमंड स्पेंसर 1599 में डेथ हुई थी, एंड ही वाज बोर्न अराउंड 15, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उनका जो करियर रहा है वो 70s से 99 के आसपास रहा है, 80s से। थॉमस वर्ट सबसे छोटे थे इनमें। सबसे छोटे थॉमस वर्ट थे, अराउंड 1516 के आसपास इनका बर्थ हुआ था, 46 के आसपास इनकी डेथ भी हो गई थी। फिलिप सिडनी की डेथ भी अराउंड 80s में हुई है।
क्रम यही होगा, सबसे पहले थॉमस वट आएगा, फिर फिलिप सिडनी आएगा, फिर एडमंड स्पेंसर आएगा, शेक्सपियर से बड़े थे थोड़े से, ठीक है। 63 में इनका बर्थ हुआ था शायद, 63 में। और फिर 4 नंबर पर विलियम शेक्सपियर। तो दो एक, 2 1 3 4, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आपने भी इसी को टिक किया है? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कौन पहले आता है, कौन किस एज से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 11, instead of his busy and hard life he still retains freshness and robustness। ठीक है, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? अगर एरर है तो ए, बी या सी हमारा आंसर होगा। अगर कोई एरर नहीं है तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। इंस्टेड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स। देखिए इस फ्रेज में देखेंगे कि बिजी और हार्ड लाइफ के बावजूद एक कंट्रास्ट को शो कर रहा है, और जबकि इंस्टेड ऑफ एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है और इंस्टेड ऑफ एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंट्रास्ट के बावजूद भी, तो यही पार्ट में एरर है, बाकी चीज ठीक है। ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस, तो ए पार्ट में एरर थी। ए इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन अ सीक्वेंस ऑर्डर इन अ ड्रामा। कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ड्रामा में होने वाली घटनाओं के क्रम को उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है कि उसका ऑर्डर जो है उसी में वो लिखे जाए। तो वर्ड है राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, डेनुमा, क्लाइमैक्स, एक्सपोजिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपने प्रटैग का पिरामिड पढ़ा है, ठीक है, प्रटैग का पिरामिड पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। प्रटैग के पिरामिड में बताया गया है कि सबसे पहले ड्रामा में एक्सपोजिशन शुरू होता है, फिर राइजिंग एक्शन आता है, फिर टॉप पर क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शन आता है जिसको हम एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं, और फिर आता है डेनुमा। ठीक है, इस पिरामिड में सबसे पहले क्या आता है? एक्सपोजिशन। सबसे पहले चीजें रिवील होती है, फिर वहां से सस्पेंस बनना शुरू होता है, इसको राइजिंग एक्शन बोलते हैं। फिर टॉप पर क्या आता है? क्लाइमैक्स। फिर फॉलिंग एक्शन जिसको एंटी क्लाइमैक्स भी बोलते हैं। और फिर ट्रेजेडी में हो या कॉमेडी में हो, डेनुमा आता है। लेकिन अगर कॉमेडी ही है, सॉरी अगर ट्रेजेडी है स्पेशली, तो वहां पर कैटास्ट्रोफे इसको बोलेंगे, अदरवाइज उसको डेनुमा ही बोला जाता है। तो प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिल गई। सबसे पहले एक्सपोजिशन आएगा, फिर राइजिंग एक्शन आएगा, फिर क्लाइमैक्स आएगा, फिर फॉलिंग एक्शन आएगा, ठीक है, और लास्ट में डेनुमा आएगा। तो 5 1 4, 5 1 4 ये तो बराबर चल रहे हैं। फिर फॉलिंग एक्शन आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा? डेनुमा। थर्ड, थर्ड लास्ट में रहेगा, ठीक है। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे, घबराना नहीं है। हमारा टाइम फिर किसी और क्वेश्चन में बच जाएगा जो हमें पहले से आंसर आता होगा, तो उसमें केवल देखते ही साइट क्वेश्चन होंगे, देखते ही आंसर मालूम हो जाएगा। बट इस तरह के क्वेश्चंस को पेशेंटली सोल्व करना है आपको, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। यही वो क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा और उसे आगे ले जा सकता है अगर आप इसको सही करते हैं। ठीक है, आज की इंपॉर्टेंट टिप यही थी, ऐसे क्वेश्चन को पेशेंटली कूलली हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, each of the aspirants whom I have selected to take part in discussion have indicated that he will be happy to। तो यही वो क्वेश्चन आएंगे जो स्पोर्टिंग एरर पे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को जानने की कोशिश की जाती है, तो आप अपना समय लीजिए और आंसर दीजिए। हम देखते हैं ईच ऑफ द एस्पिरेंट, ठीक है, ईच सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो फ्रेज होगा वो प्लूरल नाउन में ही आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। whom यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करता है। whom आई हैव सेलेक्टेड, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन, डिस्कशन में। अब यहाँ पर एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच हमारा सिंगुलर नंबर हो गया। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया गया है कि whom आई हैव सेलेक्टेड, जिनको मैंने सेलेक्ट किया है इस चीज़ के लिए, टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। अब हर एक ने क्या है? हैज़ इंडिकेटेड,
होना चाहिए, यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज आएगा। यही होती है एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी की, सब्जेक्ट कहाँ है और उसकी मेन वर्ब कहाँ है। इंडिकेटेड दैट ही विल बी हैप्पी टू डू सो, यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी दे सकता था वो ऑप्शन में और इसको ठीक रख सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिलहाल दिस पार्ट हैज एन एरर, दिस पार्ट लाइज इन ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस पार्ट में एरर है, ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज आएगा। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ, सुपर इजी क्वेश्चन, हेप्टामीटर क्या होता है आप सोचिए और जानिए, आंसर दीजिए मुझे फिलहाल। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ 4 मेट्रिकल फीट, डेकासेलेबिक लाइन, 6 मेट्रिकल फीट या 7 मेट्रिकल फीट। ओके, मोनो, मोनो होता है, मोनो के बाद डबल होता है, फिर टेट्रा, टेट्रामीटर तो 4 को बोलते हैं टेट्रामीटर, ट्राईमीटर 3 को बोलते हैं, डेकासेलेबिक पेंटा को बोलते हैं, 6 मेट्रिकल फीट हेक्सामीटर होता है, और हेप्टामीटर 7 मेट्रिकल फीट जिसमें 14 सेलेबल होते हैं। 14 सेलेबल को ही हेप्टामीटर बोला जाता है, तो हेप्टामीटर में कितने फीट होते हैं, 7 मेट्रिकल फीट। अगर सैलिबिक में पूछेगा तो 14 हो जाएगा, उसको 14 ईयर भी बोलते हैं, जल्दी से बताइए, 14 ईयर। ठीक है, ही करेक्ट आंसर है इसका, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी का एक वर्जन होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मास्टर पूछा गया है। ऑप्शंस में बेन जॉनसन है, शेक्सपियर है, जॉन ड्राइडन है, विलियम कॉन्ग्रेव है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि डिफरेंट टाइप का कोई जर्नल पूछा जाएगा और उसके लिए उसका मास्टर या एक्सपर्ट या उसका ओरिजिनेटर पूछ लिया जाता है। क्लियर, तो मेक इट फास्ट। अगर बेन जॉनसन की बात करेंगे, कोई डाउट है तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। शेक्सपियर ने रोमांटिक ड्रामा लिखा है, उस रोमांटिक ड्रामा में इनकी कुछ कॉमेडीज कॉमेडी ऑफ मैनर को भी प्रेजेंट करती है, वो अर्ली एग्जाम्पल है, लेकिन वो इसके मास्टर बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर तो वो रोमांटिक ड्रामा के हैं। जॉन ड्राइडन ने हीरोइक ट्रेजेडी या हीरोइक ड्रामा लिखा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विलियम कोंग्रेव इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर, इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रेस्टोरेशन कॉमेडी। ध्यान लीजिए, क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था। रेस्टोरेशन कॉमेडी इज आल्सो नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर। बस आप कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि शेक्सपियर की कौन कौन सी कॉमेडीज है जो कॉमेडी ऑफ मैनर के एग्जाम्पल में आती है। उनमें से एक एग्जाम्पल टीजीटी 2021 में पूछा गया है, आपको दोनों एग्जाम्पल बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वर हाईली पॉलिश्ड एंड ऑन द हाइट ड्यूरिंग विच लिटरेरी पीरियड। का नाम ही अभी अभी बताया है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी होती है, तो इसीलिए उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी बोलते हैं, क्योंकि रेस्टोरेशन कॉमेडी वो अपनी हाइट पर थी, जो 1660 से 1700 के बीच में आती है। ठीक है, और विलियम कॉन्ग्रेव इसके ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर नहीं कहेंगे, इसके फादर माने जाते हैं इंग्लिश में। अदरवाइज इस कॉमेडी ऑफ मैनर की जो स्टार्टिंग हुई है वो ग्रीक ग्रीक ड्रामा से हुई है, जहां पर मिनेंडर ने इसको ओरिजिनेट किया था। इसको फिर बाद में डेवलप किया गया रोम में। ठीक है, प्लूटस एंड टेरेंस। ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ है कॉमेडी ऑफ मैनर का, ग्रीक में जो कॉमेडी राइटर थे मिनेंडर, उनकी कॉमेडी से हुआ है। ठीक है, न्यू कॉमेडी जिसको बोलते हैं, न्यू कॉमेडी से कॉमेडी ऑफ मैनर का ओरिजिनल हुआ है। इसका डेवलपमेंट रोम में प्लूटस और टेरेंस के थ्रू हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर में इसके अर्ली एग्जाम्पल शेक्सपियर ने भी लिखे हैं, लेकिन ये अपनी पीक पर थे। पोलिश कॉमेडी ऑफ मैनर लिखी गई रेस्टोरेशन पीरियड में बाय विलियम कॉन्ग्रे। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर हमें बिल्कुल क्लियर है, रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी इसको इंग्लिश में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पीरियड वाज द पीरियड ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस। इंग्लिश लिटरेचर का वो कौन सा पीरियड था जहाँ पर लिटरेचर फ्रांस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, तो एज ऑफ चौसर है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोलेंगे, एंग्लो नॉर्मन। और नॉर्मन क्या है, नॉर्मंडी का शासक था विलियम, तो फ्रेंच का प्रभाव यहाँ पर था, बिल्कुल था। एलिजाबेथन एज में इटली का फ्रांस इन्फ्लुएंस ज़्यादा था,
ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन में आप बताइए किसका प्रभाव था? रोमांटिसिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर था, यहाँ पर भी प्रभाव था। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड जो फ्रांस चले गए थे कॉमनवेल्थ में, और वहां पर जितनी भी लिटरेचर थी, जितना भी प्रभाव था, वो अपने साथ लेकर रेस्टोरेशन में 1660 में आए थे। और उसके बाद जो लिटरेचर लिखी गई वो फ्रांस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच, दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है कि विलियम जो नॉर्मन था वो भी फ्रांस से आया था, इसलिए ये पीरियड भी हो सकता है। ये रोमांटिसिज्म फ्रांस रिवॉल्यूशन से इंस्पायर थी, तो ये पीरियड भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस पीरियड है वो रेस्टोरेशन लिटरेचर है। सोर्स WJ लॉन्ग है इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर ड्रामा इज नॉट अ हिस्टोरिकल ड्रामा? देखिए इंग्लिश लिटरेचर स्कूल पर जितने भी MCQs मिलेंगे आपको सिलेक्शन बैच में, वो सब ऑथेंटिक बुक से होंगे, 100% ऑथेंटिक बुक से होंगे, और टेक्स्ट को 2-3 बार क्रॉस चेक करके आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, बाकी आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप फेमिलियर है, आप इन चीज़ों को आप देखते रहते हैं, आपके कमेंट में पढ़ता रहता हूँ कि आप जितना अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कितने यूनिक है, डिफरेंट है, क्वालिटी वाइज है। तो थैंक यू फॉर, बट keep commenting and keep liking the video and sharing to others also. Those who are interested for the full batch, they can download the English School app, और वहाँ पर आप वो PGT MCQs और PGT के लिए वो सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल फीस, दैट इज 499 टू TGT। हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है, सीधा सीधा पूछा है। किंग जॉन है, टाइटस एंड्रोनिकस है, हेनरी सिक्स्थ है, रिचर्ड सेकंड है। पर जी क्वेश्चन है शेक्सपियर के 30 के 37 प्लेस आपको टिप्स मालूम होनी चाहिए, जिसमें से 10 हिस्ट्रीज है, और 10 हिस्ट्रीज शेयर करती है 6 राजाओं को। ठीक है, 10 ट्रेजिडीज है और बाकी 17 क्या है? कॉमेडीज है। कॉमेडीज में किस किस टाइप की कॉमेडीज है वो सब आपको प्रिपेयर होना चाहिए, अगर आप एक कदम दूसरों से आगे रहना चाहते हैं। ठीक है, तो 10 हिस्ट्रीज है जो 7 राजाओं को, 6 राजाओं को डिस्कस करती है। किंग जॉन उसमें से सबसे पहले आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं किंग जॉन, सबसे लास्ट में रिचर्ड, सॉरी हेनरी 8 आते हैं। लेकिन फिलहाल बात करते हैं टाइटस एंड्रोनिकस। ये उनकी एक अर्ली ट्रेजिडी है, और ये एक रिवेंज ट्रेजिडी है, ये हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है। हेनरी 6 3 पार्ट्स में है, और रिचर्ड थर्ड भी 2 पार्ट में, रिचर्ड थर्ड और रिचर्ड सेकेंड। इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अ फेयरवेल टू हिज आर्ट? शेक्सपियर की बात हो रही है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है। एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन था फेयरवेल टू हिज आर्ट एंड फेयरवेल टू मर्थ। देखिए मर्थ का नाम होता है हैप्पीनेस, मर्थ मीन्स हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो फेयरवेल अगर मर्थ को पूछेगा तो वहां पर 12th नाइट आंसर दे दीजिए, 12th नाइट। इसके बाद उन्होंने हंसी मजाक पर इस तरह का कोई मर्थ हैप्पीनेस पर कोई प्ले नहीं लिखा है। ठीक? मैं बार बार एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर पूछेगा आर्ट, आर्ट ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उनकी कला थी, तो ड्रामा को ही फेयरवेल है, तो उसमें फिर आपका आ जाएगा द टेम्पेस्ट 1611, सॉरी। उसके बाद वो रिटायर हो गए थे, स्टार्ट फॉर अपॉन एवन में अपने घर न्यू प्लेस में वो सेटल हो गए थे 1616 में, फिर वो वहीं तक रहे और वहीं उनकी डेथ हुई। तो फेयरवेल टू आर्ट पूछा जाएगा। ठीक है, फेयरवेल टू आर्ट पूछा जाएगा, तो आपको आंसर देना है टेम्पेस्ट। ठीक है, जिसको स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है, लास्ट परफॉर्मेंस स्वैन सॉन्ग, किसी आर्टिस्ट की लास्ट परफॉर्मेंस को स्वैन सॉन्ग बोलते हैं। उसमें भी द टेम्पेस्ट आएगा। फेयरवेल टू मर्थ, तो इसमें आंसर आएगा 12th नाइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। शेक्सपियर कुड नॉट बी सो एनालाइज? शेक्सपियर को इतने अच्छे से एनालाइज नहीं किया गया है। ही ड्रू ऑन द इमेज ऑफ नेचर, नो लेबोरियस बट लकीली। ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन लकीली उसने नेचर की इमेज को अपने वर्क में ड्रू किया है, और उसमें मेहनत नहीं, उसकी लक की बात है। ही नीडेड नोट द स्पेक्टिकल ऑफ बुक्स टू रीड नेचर। सिर्फ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी नेचर को समझने के लिए और फिर उसको यूज करने के लिए। ही लुक्ड इनवर्ड, उसने अपने आप को अंदर से देखा। एंड फाउंड हर देयर, और हर मतलब यहाँ नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने अपने अंदर को देखा और उसे नेचर वहीं पर मिल जाती है, और वो ऑटोमेटिकली वर्क्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है बेन जॉनसन वर्सेस शेक्सपियर का यूज ऑफ नेचर। ठीक है, तो बेन जॉनसन को यहाँ एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर तो आप समझ ही गए और ऑप्शन भी आप देख चुके हैं, आपने आंसर भी तय कर लिया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बता देते हैं, जॉन ड्राइडन का वर्क था। ठीक है, उन्होंने एक ऐसे लिखा था,
1668 में उसका टाइटल आपको बताना है। उस ऐसे में इन्होंने यहाँ पर बेन जॉनसन और शेक्सपियर का कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये लाइन यूज की है, जॉन ड्राइडन ने। ठीक है, ऐसे का नाम आपको सर्च कर कर या अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सर्च मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो मेहनत से ढूंढी हुई चीज़ें हमें याद रहती है। ठीक है, कौन सा ऐसे था, क्रिटिकल ऐसे लिखा था, 1668 भी बता दिया। और जॉन ड्राइडन ने ये रिमार्क दिया शेक्सपियर के बारे में, इन कंट्रास्ट कंपैरिजन विद बेन जॉनसन। आई होप यू एंजॉयड दिस 20 क्वेश्चंस, and if you want whole of the course of English literature including grammar and vocabulary and spellings, then you can join the selection batch by downloading English School app, link description में है। ठीक है, as well as don't forget to like and share the video. Thank you.